हेलो दोस्तों। आर के लॉन्च पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम आपके अगले चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 के साथ हाजिर हैं। चैप्टर 9 की ये आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 9.2 तक के सभी अपलोडेड है और उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और कोई और दिक्कत समस्या है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, नीचे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर आके कुछ भी इंस्टेंटली अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज 9.3 के ऊपर चर्चा करेंगे और आज यहाँ पर चैप्टर 9 जो कि समाप्त हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 स्थायी तथा कार्यशील पूंजी के बारे में बताया गया है। जो एक्सरसाइज 9.3 है वो कार्यशील और स्थायी पूंजी के बारे में बताया गया है। क्या है अवधारणा इसकी और इसे निर्धारक के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम कि स्थायी पूंजी क्या होता है। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। स्थायी पूंजी मतलब वह पूंजी जिसमें हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वह हमारी स्थायी संपत्ति होती है। जैसे कि किसी कंपनी को लगाना है तो उसमें जितनी भी हैवी मशीनरीज होंगी, ठीक है, जितने भी फर्नीचर्स होंगे, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो लंबे समय तक चल रही हो, अगर उसमें तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो क्या कहलाएगा? स्थायी पूंजी कहलाएगी। ठीक है, स्थायी संपत्ति क्या होती है? इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों से है जो एक वर्ष से ज्यादा समय के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी आदि। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिए थे ये स्थायी संपत्ति हो गई। कौन सी? फर्नीचर, मशीनरी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी संपत्ति है जो कि लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज खरीदा और कल ही ये सड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति जो कि लंबे समय तक चलती हो, अगर उसमें तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी कहलाएगी। ठीक है, और उसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में कर रहे हो? तो वो स्थायी संपत्ति में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, स्थायी संपत्ति लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें जो कि एक साल से ज्यादा चले, लाइफ टाइम उनका एक साल से ज्यादा हुआ है, स्थायी संपत्ति होती है। और स्थायी संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना स्थायी पूंजी कहलाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया, वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके बता दिया करो। ऐसी बोलते रहे तो ये हो गया वो हो गया, भाई नीचे कमेंट करके बताओ, जब तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आया है। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, जो स्थायी पूंजी हमारी होती है वो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है कि हम किस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके का हम व्यवसाय करेंगे हमारी स्थायी पूंजी भी उसी तरीके की होगी। जैसे व्यवसाय की प्राय प्रकृति दो होती हैं। ठीक है, कौन सी? निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। ठीक है, निर्माणी व्यवसाय मतलब कि प्रोडक्शन करना। कोई भी तुम नई चीज बना रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे क्या करना पड़ेंगे? बहुत सारी तुम्हें स्थायी पूंजी में निवेश करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए मशीन, वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने की सुविधा, फर्नीचर्स वगैरह, पंखा, कूलर, एसी, हर एक चीज, मतलब छोटी से छोटी चीज है जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें ज्यादा संपत्ति लगती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक चीज बनाओगे या दो प्रोडक्शन करोगे। तुम एक मास लेवल पे प्रोडक्शन करोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्थायी संपत्ति चाहिए होगी। मशीनरी, फर्नीचर्स वगैरह, ठीक है, लैंड हो गया, वेयर हाउस वगैरह हो गए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? जितनी ज्यादा व्यवसाय या निर्माणी व्यवसाय उनमें ज्यादा स्थायी पूंजी लगती है। और एक हो गया व्यापारिक व्यवसाय। व्यापारिक व्यवसाय का मतलब ये होता है कि तुम इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। क्या करते हो? एक जगह गए, वहां से माल उठाया और उस माल को ले जाके दूसरे किसी कस्टमर को बेच दिया। मतलब कि तुम बीच में ब्रोकर का काम करोगे, एक जगह से माल उठाओ और दूसरी जगह ले जाके सप्लाई कर दो। तो ये बीच का हो जाता है, जिसको कि व्यापारिक व्यवसाय कहते हैं। तो इसमें हमें स्थायी संपत्ति की जरूरत नहीं होती है। केवल स्थायी संपत्ति की इसमें एक्चुअली जरूरत है ही नहीं। अगर तुम बड़े लेवल पर करते हो तो फिर तुम्हें एक जाके वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी कि तुम माल उठाओ और अपने पास स्टॉक करो और फिर ऐसे ले जाके सप्लाई करते रहो। अगर ज्यादा लंबे या बड़े स्तर पे करोगे तब जाके तुम्हें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी स्थायी संपत्ति की इसमें जरूरत पड़ेगी। अन्यथा इसमें व्यापारिक व्यवसाय में ज्यादा स्थायी संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला है क्रियाओं का पैमाना। व्यवसाय की क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, और इसके विपरीत। ठीक है, तुम जितने बड़े लेवल पे कोई भी कार्य करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें स्थायी संपत्ति की जरूरत होगी। जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि जितना बड़ा तुम व्यवसाय करना चाहोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे स्थायी संपत्ति लगेंगे। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल, अभी तक तुम क्या करते थे कि केवल कोलगेट का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। अब तुम चाहते हो अपना व्यवसाय को बढ़ा ले, अब तुम ये चाहते हो कि कोलगेट का तो प्रोडक्शन कर ही रहे, साथ में ब्रुश भी बनाने लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, फिर कोलगेट तक का तो था जो तुम्हारा वो था, अब ब्रुश में करना चाहते हो तुम, अपना व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हो, तो बुरुस के लिए फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट, स्थायी संपत्ति, कर्मचारी, मशीनरी वगैरह। तो जितना ज़्यादा बड़ा तुम व्यवसाय करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है कि स्थायी संपत्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है पद्धति का चयन। जो निर्माणी संस्थाएं आधुनिक व स्वचालित मशीनों का द्वारा उत्पादन करती हैं तो इनमें अधिक संपत्ति की, स्थायी संपत्ति की जरूरत होती है, लेकिन मानवीय श्रम में कम स्थायी संपत्ति की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से करना चाहते हो, पद्धति का चयन, मतलब जैसे तुम्हें कहीं जाना है तो किसी भी जगह पर जाने के एक रास्ते नहीं होते, दो तीन होते हैं। अब तुमको उनमें चुनना पड़ेगा कि इस रास्ते से जाऊँ या उस रास्ते से जाऊँ। तो आदमी देखता है कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, और दूसरे रास्ते से जाऊँगा तो लेट पहुँचूंगा और उसमें तकलीफ भी है, रोड खराब है, ऐसा वगैरह है। तो यहाँ पे भी तुम्हें एक क्या चयन करना पड़ता है कि तुम कैसे करोगे, ठीक है, किस प्रक्रिया से करोगे, मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन से करोगे या कर्मचारियों से करोगे, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक मशीनें से करवाते हैं उत्पादन, उसमें क्या होता है कि स्थायी संपत्ति ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें ज़्यादा खर्च होता है। तुम्हें पता है कि कोई मशीन लोगे तो मशीन इतनी सस्ती नहीं होती है, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत महंगी महंगी होती हैं। अगर उसकी वजह तुम किसी कर्मचारी से काम करवाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा स्थायी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको केवल तुम्हें सैलरी देनी है। अगर तुमने मशीन लगा ली तो मशीन का मेंटेनेंस अलग, मशीन जो चलाएगा, जो मतलब उसकी देख रेख करेगा, उसकी सैलरी अलग, ठीक है। और उस मशीनरी को लगाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो अगर तुम मशीन का यूज़ करते हो तो तुम्हारे पास स्थायी संपत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तुम कर्मचारियों का यूज़ करते हो तो तुम कम स्थायी संपत्ति से भी काम चला सकते हो, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। पद्धति का मतलब कि किस पद्धति की, कौन सा रास्ता तुम चुनते हो प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये भी जाके प्रभावित करता है स्थायी संपत्ति को। अगला है तकनीकी नवीनता। कोई व्यवसाय ऐसी स्थायी पूंजी का प्रयोग करती है जिसमें जल्दी जल्दी बदलाव करने पड़ते हैं तो उस स्थिति में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसके विपरीत, जैसे कंप्यूटर व टेप राइटर, ठीक है। अब तुम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तुम क्या करते थे कि पहले तो ये इंटरनेट वगैरह थे नहीं, तो तुम स्पीड पोस्ट का यूज़ करते थे, ठीक है। स्पीड पोस्ट मतलब कोई भी तुम्हें कोई चीज़ भेजनी हो यहाँ से तो स्पीड पोस्ट करते थे, एक हफ्ते में वो पहुँच जाता था वहाँ। अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब स्पीड पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें कोरियर करो तुरंत ही पहुँच जाएगा। जैसे कंप्यूटर क्या है कि आज तुम मान लो कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हो और अगले 2 दिन बाद जाके वर्जन चेंज हो जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो फिर तुम्हें भी अपडेट करना पड़ेगा। तो मतलब दिन भर दिन चेंज होने वाली अगर टेक्नोलॉजी को तुम यूज़ करते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर हो गया, तो तुम्हें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा कि इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा पैसे इसमें लगेंगे, तो इसमें स्थायी संपत्ति ज़्यादा चाहिए, स्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो ये भी वो एक बहुत बड़ा कारण है स्थायी पूंजी का। अगला है विविधीकरण। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से है, इसमें अधिक पूंजी लगती है। वही मतलब कि एक प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि तुम कोलगेट बना ही रहो, अब चाहते हो साथ में ब्रश भी बनाए, तो वही वाला सेम एग्जांपल है कि यहाँ पर ज़्यादा क्या लगती है, स्थायी पूंजी ज़्यादा लगती है, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया स्थायी पूंजी के। अब देखते हैं हम कार्यशील पूंजी के, ठीक। कार्यशील पूंजी होता क्या है? इसका अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है, ठीक है। अल्पकालीन मतलब कि ऐसी संपत्ति जो 1 साल से कम के लिए हो, ठीक है। ऐसी संपत्ति जिसकी लाइफ टाइम क्या हो, 1 साल से कम हो, वह कार्यशील पूंजी कहलाती है, ठीक है। तो मतलब ऐसी संपत्तियों में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि 1 साल बाद तुम्हारे पास लौट के उसका आ जाएगा वापस पैसा, तो वो क्या कहलाएगी, कार्यशील पूंजी कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक देख लेते हैं कि कार्यशील पूंजी की जो आवश्यकता होती है उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। जो कि सबसे पहला, व्यवसाय की प्रकृति। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति प्राय 2 प्रकार की होती है, व्यापारिक और निर्माणी। वही मतलब कि व्यवसाय की प्रकृति निर्भर करेगी, कैसे निर्भर करेगी, अगर तुम निर्माणी व्यवसाय कर रहे हो तो तुम्हारा वहाँ पर कार्यशील पूंजी बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें निर्माणी में बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें, बहुत सारे लैंड फर्नीचर्स वगैरह लगते हैं और जो कि उनका लाइफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तुम्हें निर्माणी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी ना के बराबर मिलेगा, ठीक। लेकिन व्यापारिक व्यवसाय में तुम्हें
कार्यशील पूंजी बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्या करना होता है इसमें, एक जगह से माल उठाया, मान लो मैंने अभी 2 घंटे पहले यहाँ से माल उठाया और 3 घंटे बाद मैंने ले जाके सप्लाई कर दिया, तो जो पैसा मैंने यहाँ पर दिया था वो ले जाके वहाँ पे सप्लाई किया, तो मेरा पैसा वहाँ से वापस निकल गया। तो ये होती है हमारी कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो व्यापारिक व्यवसाय में तुम्हें कार्यशील पूंजी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, और निर्माणी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी ना के बराबर ही देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है क्रियाओं का स्तर। कार्यशील पूंजी एवं क्रिया के स्तर में सीधा संबंध होता है। बड़े आकार की संस्थाओं के लिए अधिक और छोटी संस्थाओं के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उनमें छोटे मोटे काम भी होते हैं जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को सप्लाई करा, प्रोडक्शन कर लिया तो सप्लाई भी करेगा, सप्लाई करेगा तो वो जिसको सप्लाई करेगा हो सकता है कि वो कह दे भाई तुम माल भिजवा दो, 1 महीने बाद तुम्हें सैलरी दूंगा, मतलब कि पैसा 1 महीने बाद दे दूंगा, पेमेंट 1 महीने बाद कर दूंगा या 6 महीने बाद कर दूंगा। ऐसे होते भी हैं ना कस्टमर जो होते हैं कि भाई सप्लाई कर दो, मैं तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो यही एक तरीके से क्या हो जाता है, कार्यशील पूंजी में आ जाती है, ठीक है। और छोटी संस्थाओं के लिए कम होता है, क्योंकि छोटी संस्था है उससे कोई ज़्यादा उधार लेता ही नहीं है, लो और दो, सीधा क्लियर बात, ठीक है। तो मतलब कि उधार लोगे या और नगद वाला सीन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। अगला है व्यावसायिक चक्र। व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। जैसे तेजी में मांग बढ़ने के कारण उत्पादन व बिक्री में वृद्धि होती है, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत, ठीक। व्यावसायिक चक्र में ऐसा होता है कि जब तेजी आ जाती है बाजार में तो क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है और हमें बार बार प्रोडक्शन जल्दी करके जल्दी सप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास अधिक कार्यशील पूंजी होना चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा कार्यशील पूंजी होगी हमारे पास, जितना ज़्यादा हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे और उतनी जल्दी सप्लाई करते जाएंगे। क्योंकि जब मांग बढ़ जाती है तो सप्लायर क्या कहता है, भाई तू मान ले और पेमेंट तो करता रही हो, 6 महीने में 3 महीने में जब भी पेमेंट करना हो कर दियो, ठीक है। जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो दुकान वाले भी भाई क्या करते हैं कि उधार माल ले लेते हैं और कहते हैं जब माल बिक जाएगा तो हम तुम्हारी पेमेंट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्यशील पूंजी की अधिकता इसमें बढ़ जाती है। और ऐसे ही ठीक विपरीत हो जाता है जब मंदी आ जाती है। तो मंदी आ जाती है तो क्या होता है कि उसमें कार्यशील पूंजी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट्स केवल बन रहे होते हैं, उनका सप्लाई नहीं हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट बिकते नहीं है, कोई ज़्यादा खरीदता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर कि अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यावसायिक चक्र भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है मंदी और तेजी के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मौसमी घटक। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं और कुछ साधारण होती हैं। जो साधारण वाले की मांग निरंतर बनी रहती है, परंतु मौसमी उत्पाद की मांग केवल उस मौसम में होती है और उसकी तैयारी पहले से ही करके रखना पड़ता है ताकि मांग की पूर्ति हो सके, अतः इसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मौसमी घटक जैसे कि मान लेते हैं अभी 15 अगस्त आने वाला है तो पतंग बहुत उड़ाई जाएंगी, दिल्ली वगैरह में पतंगें बहुत उड़ती हैं। तो पतंग क्या है, एक तरीके का मौसमी घटक है। पतंग का जब मौसम आएगा तभी पतंगें बिकेंगी, लेकिन जब उसका मौसम आए तो उसकी पूर्ति हम कर पाएँ उसके लिए हमें पहले से ही बनाकर उसका स्टॉक करके रखना होता है। तो इसमें सारी की सारी कार्यशील पूंजी लगती है, क्योंकि पता है तुम्हें अगर तुम इसका स्टॉक 7 महीने पहले 1 साल पहले कर रहे हो तो उसका जो पेमेंट मिलेगा तुम्हें वो 1 साल बाद मिलेगा, 7 महीने बाद मिलेगा। तो ये यहाँ पर कार्यशील पूंजी को दिखाता है। तो ऐसे मौसमी घटक मौसमी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। अगला है उत्पादन चक्र। इसका अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। यह जितना अधिक समय होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी लगेगी, ठीक है। उत्पादन चक्र मतलब कि क्या चीज़ तुम बना रहे हो, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन करने में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ही ज़्यादा कार्यशील पूंजी लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट तैयार हो जाने तक उसमें पैसा लगता रहता है, और हो सकता है तुमने वो पैसा उधार उठाया हो, जब प्रोडक्शन कर लोगे माल सप्लाई करोगे उसकी पेमेंट आएगी तब तुम उसका फिर भुगतान करोगे, हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, कार्यशील पूंजी को दिखाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कोलगेट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कोलगेट का प्रोडक्शन करता हूँ और क्या होता है कि मैंने कोलगेट का जो कच्चा माल चाहिए रॉ मटेरियल वो मैंने उधार ले रखा है पीछे से। उनको बोला कि भाई प्रोडक्शन करके जब मैं उसको सेल करूँगा तो जो पेमेंट आएगी तो मैं फिर तुम्हारे को पेमेंट करता हूँ। वो बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम ले जाओ माल। कच्चा माल उसने मेरे को उधार दे दिया, मैंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन जितनी जल्दी मैं करूँगा उतनी ही जल्दी मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और उतनी जल्दी मैं उस उधार को चुका पाऊँगा, ठीक है।
प्रोडक्शन किया, मान लो मेरे को प्रोडक्शन करने में पूरा तैयार करके उसको सप्लाई करने में मेरे को 3 महीने लग गए, तो 3 महीने बाद जब मैं सप्लाई करूंगा तो भी जरूरी नहीं है कि जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो भी दे दे, हो सकता है वो भी बोले भाई 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। टोटल मिला के 6-7 महीने हो गए, तो फिर मेरे पास जब वहां से पेमेंट आएगा तब मैं यहाँ पे दोबारा अपने क्या करूंगा, उधार जो लिया था मैं वहां पर उसको पे कर पाऊंगा। तो ये जो 6-7 महीने का गैप हो गया ना, यही हमारे कार्यशील पूंजी को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी की अवधि 1 साल से कम होनी चाहिए, 1 महीने 1 दिन से लेके और तुम्हारा 11 महीने या 11 महीने 1 साल से कम, ठीक है। ये क्या होती है, कार्यशील पूंजी की एक अवधि होती है। इसके अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारे कार्यशील पूंजी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो उत्पादन चक्र भी क्या होता है, कार्यशील पूंजी को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में केवल कार्यशील और स्थायी पूंजी के बारे में बताया गया था, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता देना या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर बता देना। ये एक्सरसाइज छोटी थी और लास्ट थी 9.3 9वें चैप्टर की, जो यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना या टेलीग्राम पे बता देना, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, अब क्या सोच रहे हो। कमेंट करके बताओ जो भी समस्या आती है तुम्हें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे चैप्टर लेके आऊँगा, 10वां चैप्टर, तब मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।